जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। फिजिक्स जो हम शुरू करते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से, यूनिट से, डायमेंशन से, और उसके बाद हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं और कुछ अलग प्रकार के मोशंस पढ़ते हैं। यह सभी काइनेमेटिक्स के भाग हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स कहने का मतलब यह है कि हम मोशन तो पढ़ रहे हैं लेकिन हम मोशन की रीजनिंग नहीं कर रहे। ठीक है, आप मोशन के बारे में समझ रहे हैं कि सर कोई डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, बॉडी में कोई वेलोसिटी आ रही है, बॉडी शायद एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहा है, बॉडी वन डायमेंशनल मोशन में है, बॉडी टू डायमेंशनल मोशन में है, लेकिन हम यहां पर कॉज ऑफ मोशन की पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आते हैं, हम आ जाते हैं मैकेनिक्स के डायनामिक्स पार्ट में, जो कि हमें बतलाता है कि मोशन का कॉज क्या है। ठीक है, अब हम यहां पर यह इंटरेस्टेड हैं कि भाई मोशन आखिर हो ही क्यों रहा है। बॉडी अगर चली तो बॉडी चली क्यों, बॉडी अगर रुकी तो बॉडी रुकी क्यों, बॉडी अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उसमें एक्सेलरेशन क्यों आया। तो न्यूटन साहब जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत मदद की समझने में। लोगों को उससे पहले बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, तो न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए जिससे उन्होंने मोशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आखिर मोशन क्यों होता है। ठीक है, तो 3 लॉज ऑफ मोशन है जिसमें हम फर्स्ट लॉ की बात सबसे पहले करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या कहा। ठीक है, तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बहुत ही एक बेसिक सी चीज़ कही। हालांकि आज के दिन में हम अगर इस चीज़ को सुनते हैं तो हमें लगता है कि न्यूटन ने कोई खास बात नहीं कही, लेकिन जिस टाइम पे न्यूटन ने यह कहा था यह भी कहना थोड़ा सा कठिन था। तो न्यूटन साहब ने पहली बात जो कही वो न्यूटन साहब ने यह कही कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वह यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उस पे नहीं लगेगा। ठीक है, यहां पर जो गौर करने वाली 2 बातें हैं वो 2 बातें ये है कि यहां पर बॉडी के यूनिफॉर्म मोशन की भी बात की गई है, रेस्ट के साथ साथ यूनिफॉर्म मोशन की भी बात करी गई है। और दूसरी बात जो गौर करने वाली है वह यह है कि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स की बात करी गई है। तो पहले हम इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं और फिर हम समझते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। तो न्यूटन साहब ने क्या बोला, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट, continues to be in its state of rest or of uniform motion, or of uniform motion unless and until an external force acts on it. एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो न्यूटन साहब ने क्या बोला, न्यूटन साहब ने कहा कि सर जब तक बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है, हिंदी में अगर हम इसे बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि जब तक किसी वस्तु पर, किसी पिंड पर यदि बाहरी बल नहीं लग रहा है तो वस्तु जो है वह अपने विराम अवस्था या एक समान गतिमान अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, हिंदी में लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल जरूर रहा हूं, तो हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वह इसे सुने जरूर। ठीक है, और सुन करके ही आप लिख सकते हैं वीडियो को थोड़ा पॉज करके। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि न्यूटन साहब ने बोला कि वस्तु अपने विराम अवस्था या एक समान गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगे। अब यहां पर हमें यह समझना है कि सर एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी बल जो है वह क्या है। व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहरी बल है वह बाहरी बल क्या है, हम किस फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। तो देखिए, एक्सटर्नल फोर्स जो है वह समझने के लिए हमें पहले समझना होगा सिस्टम को। ठीक है, फिजिक्स में हम जब भी किसी चीज की पढ़ाई करते हैं तो वह क्या है, वह सिस्टम है। और यदि सिस्टम से बाहर का कोई पार्टिकल, मतलब सिस्टम को छोड़ करके बाकी जो भी चीज है दैट इज सराउंडिंग, तो यदि सराउंडिंग का कोई पार्टिकल सिस्टम पे फोर्स लगा रहा होगा तो दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दूं कि मान लीजिए आपने अपने घर को सिस्टम कंसिडर किया है।
आपने अपने क्या किया है, अपने पूरे घर को सिस्टम कंसिडर किया है, और भाई भाई के बीच में झगड़ा हो जाए घर में, ठीक है, झगड़ा होते ही रहता है, हर घर में बहुत कॉमन है, तो भाई और भाई के बीच में झगड़ा होते हो रहा है, और अगर आपने घर को सिस्टम कंसिडर कर रखा है तो इनके बीच में जो भी फोर्सेस होंगे, जो भी लपड़ थप्पड़ चलेंगे, वो सब इंटरनल फोर्सेस हैं सर, क्योंकि सिस्टम का एक पार्टिकल सिस्टम के दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन यही क्रिकेट मैच खेलने गए थे, दो भाई थे, कहीं बाहर के किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया, बाहर के किसी व्यक्ति से एक भाई का झगड़ा हो गया, दोनों भाई मिल करके उसे पीटेंगे, ये जो फोर्स लगा था सर, ये फोर्स क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि हमने घर को सिस्टम माना है, और जो तीसरा व्यक्ति था जिससे झगड़ा हुआ सर, वह घर से बाहर का पार्टिकल था। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है सर, एक्सटर्नल फोर्स बाहरी बल है, जो कि किसके द्वारा लगाया जाएगा, उसके द्वारा लगाया जाएगा जो सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, जिनको एग्जांपल्स की मदद से हम समझेंगे। जैसे एक मैंने आपको बेसिक एक लाइफ एग्जांपल दे करके समझाया कि कौन से फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हैं और कौन से फोर्स इंटरनल फोर्स हैं। तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि सर मोशन के स्टेट को चेंज करने के लिए आपको चाहिए होता है सर एक एक्सटर्नल फोर्स, एक बाहरी बल। ठीक है, यहां पर हो गई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात। अब हम इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा और समझना चाहते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिकली देखें कि सर ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो फिर से मैं एक एग्जांपल की मदद लूंगा आपको समझाने के लिए। मान लीजिए अभी आप जिस टेबल कुर्सी पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, बिस्तर पे लेट करके पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ना चाहिए, टेबल कुर्सी पर बैठ करके पढ़ा कीजिए। तो टेबल कुर्सी पर यदि आप बैठ करके पढ़ रहे हैं तो आपने एक उंगली से सर अपने मोबाइल को भी ऐसे धक्का दिया। ठीक है, जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप धक्का दे करके देखें, उसको पुश करके देखें कि सर हमने एक उंगली से मोबाइल को धक्का दिया, क्या मोबाइल आपका डिस्प्लेस हुआ, क्या मोबाइल वहां से अपनी जगह बदला? बिल्कुल बदला सर। मतलब हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमने मोबाइल पर अपने हाथों से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। मोबाइल जो कि पहले रेस्ट पर था, जो कि पहले विराम अवस्था में था, वह हमारे द्वारा लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स के कारण अब मोशन में आ चुका है। ठीक है, यही तो न्यूटन साहब कह रहे थे कि सर मोबाइल अपने से मूव नहीं करेगा, आपको मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन सर मुद्दा यहां यह हुआ कि आपने वहीं पर बोला कि सर मोबाइल को तो एक उंगली से धक्का दे करके हिला दिया, जरा टेबल को एक उंगली से धक्का दे करके क्या करते हैं, हिलाते हैं। सर जिस टेबल पर आप बैठे हैं उस पर बहुत सारी किताबें रखी हैं, मोबाइल रखी हैं, और भी कुछ कुछ रखा होगा बगल में, हो सकता है शायद आप आलू पराठे का सेवन कर रहे हैं अभी, वो भी रखा होगा। तो सर उसको अगर आप एक उंगली से पुश करेंगे तो टेबल मूव नहीं करेगा। तो क्या यहां न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फेल हो गया? क्या यहां न्यूटन का प्रथम नियम जो है वह फेल हो गया कि सर हमने तो फोर्स लगाया लेकिन हमारा टेबल मूव किया ही नहीं, लेकिन हम तो बाहरी बल ही लगा रहे हैं? ठीक है, तो यहां पर सर यहां पर बोला जाता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, आगे हम फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सर हमने जितना फोर्स टेबल पर अपनी उंगलियों द्वारा लगाया, जमीन ने उतने ही फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगा दिया, तो टेबल बेचारा मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर एक बेसिक चीज हम यह बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने फ्रिक्शन पढ़ा नहीं भाई, उतनी ज्यादा चीजें तो हमारे दिमाग में है नहीं, तो हमने एक चीज हमारा जो दिमाग पता लगाया, हमारा दिमाग यह पता लगा पाया कि सर मोबाइल हल्का था, उसको एक उंगली से ढकेले तो आगे चला गया, टेबल भारी था, एक उंगली से ढकेले तो आगे नहीं जा पाया। इतनी बात तो हमें समझ में आ पा रही है सर कि न्यूटन का लॉ बोला कि फोर्स लगाइए, बॉडी अपने रेस्ट के स्टेट को छोड़ेगा या यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को छोड़ेगा, और यदि हमने एक फोर्स लगाया तो सर मोबाइल मूव कर जा रहा है, टेबल मूव नहीं कर पा रहा है। हमसे कोई पूछे क्यों, तो हम बोले कि सर लग रहा है कि मास जो है, द्रव्यमान जो है वह मोबाइल का कम है, इसीलिए उसको मूव कराने के लिए कम फोर्स चाहिए, और टेबल का मास जो है वह ज्यादा होना चाहिए। टेबल का मास ज्यादा है इसलिए सर वो शायद मूव नहीं कर पा रहा है, उसको मूव कराने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है वह ज्यादा होना चाहिए। और इसी मास की प्रॉपर्टी को हमने यहां पर बोला इनर्शिया या जड़त्व। हमने क्या बोला, इनर्शिया, या हिंदी में आप इसको क्या बोल देते हैं, जड़त्व। तो सर हमने देखा कि जिसका मास ज्यादा वह अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में उतना ही ज्यादा चेंज का विरोध करेगा। ठीक है, उतना ज्यादा क्या करेगा,
चेंज का विरोध करेगा, तो हमने पहले यहां पर इसका डेफिनेशन लिखा, हमने बोला प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a body resists any change in its state of rest or of a uniform motion. हिंदी में यदि हम इसे बोलें तो जड़त्व पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई भी पदार्थ अपने विराम अवस्था या एक समान गतिमान अवस्था में बदलाव का विरोध करता है। और हमने पहले ही बोल चुके हैं सर कि सर मास ज्यादा होगा तो जो विरोध है वह विरोध ज्यादा होगा, तो हम बोल देते हैं कि सर इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। सर इनर्शिया जो है वह किसका मेजर है? यह मास का मेजर है, यह द्रव्यमान का ही माप है। जितना ज्यादा मास होगा सर उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, उतने ज्यादा उस बॉडी की टेंडेंसी होगी कि वह अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को क्या करेगा? चेंज को रोकेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी तो यही कह रहा है, कुछ और खास कह नहीं रहा है, तो हम ऐसा भी कह देते हैं कि सर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को आप क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। न्यूटन के प्रथम नियम को आप जड़त्व का नियम भी कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। तो सर हमने बोला कि एक तो जो है वह रेस्ट में अपोज करेगा, रेस्ट में चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा, और एक तो जो है वह मोशन में चेंज को अपोज करेगा। इस कारण से सर इनर्शिया ऐसा भी तो हो सकता है कि सर जो वस्तु एक अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से, सर यूनिफॉर्म मोशन पे अब आते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? कि बॉडी या वस्तु किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक समान वेग से चल रही हो। तो सर अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, अगर बॉडी क्या कर रही है सर? अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो भी वो अपने कांस्टेंट वेलोसिटी में चेंज नहीं लाना चाहेगी। तो हमने बोला कि सर बॉडी मूल रूप से दो ही चीज का तो अपोज कर रही है। पहला जीरो वेलोसिटी में चेंज का, मतलब रेस्ट की स्थिति में चेंज का, और दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी में चेंज का। दूसरा किसमें सर? कांस्टेंट वेलोसिटी में चेंज का, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में चेंज का। तो इनर्शिया के क्या हो जाएंगे सर? दो प्रकार हो जाएंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। जड़त्व के दो प्रकार हो जाएंगे, जड़त्व विराम अवस्था का जड़त्व और दूसरा एक समान गतिमान अवस्था का जड़त्व। लेकिन हमें इनर्शिया का एक तीसरा प्रकार भी पढ़ना होता है, क्योंकि बॉडी जब मोशन में होती है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होती है, तो अगर आप उसका डायरेक्शन बदलेंगे तब भी उसकी वेलोसिटी बदली हुई मानी जाएगी, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यह भी कहते हैं कि बॉडी अपने मोशन के डायरेक्शन में चेंज को भी अपोज करती है। वस्तु जो है वह अपने गतिमान अवस्था के दिशा में परिवर्तन का भी विरोध करती है। इसलिए हमारे पास इनर्शिया के जड़त्व के तीन प्रकार आ गए। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कोई नए प्रकार का इनर्शिया नहीं है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का भी टाइप है। तो देखिए नंबर ऑफ टाइप्स में अब हम बहुत छोटे क्लास में तो पढ़ नहीं रहे हैं जिसमें हमसे ये पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के इनर्शिया है। हमसे तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे, तो इस पे झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा अगला टॉपिक है वह टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के प्रकार। और अगर आप टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या करेगा, हम उसको लिख लेते हैं सर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपोजेस चेंज, अपोजेस चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, अपोजेस चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, अपोजेस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये तीन प्रकार के इनर्शिया हैं। अब इनके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम समझते हैं कि क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करें तो सर एक बस के एग्जांपल को लेकर के पहले हम तीनों ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को समझेंगे। तो मान लीजिए आप बस स्टॉप पे गए हैं, आप कहीं भी जो भी बस टर्मिनल है, आपका बस स्टॉप है, वहां पर आप गए हैं और आप बस में बैठ गए हैं। जैसे ही अचानक से बस चलती है, ठीक है, जैसे ही अचानक से क्या होता है सर, बस चलती है तो बस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा जो कि बस को आगे बढ़ा रही है, लेकिन आप पर किसी ने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो बस का पोजीशन जो है वो आगे चला गया और आप वहीं रह गए, जिसके कारण आपको पीछे की ओर एक झटका लगता है। दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही थी, एकदम एक समान वेग से चल रही थी, बस एकदम कांस्टेंट मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने लगी और एकदम से अचानक ब्रेक मार दिया गया। तो बस पर जो ब्रेक्स लगाए गए वो एक्सटर्नल फोर्स हैं जो कि बस को रोक देते हैं, लेकिन हम उस मोशन के स्टेट को कंटिन्यू करते हैं और हमें आगे की ओर झटका लगता है। यही इसीलिए बोला जाता है कि चलती बस या ट्रेन से अगर आपको उतरना हो, वैसे तो उतरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको उतरना हो तो आपको थोड़ी दूर उसी के डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, दौड़ना चाहिए। ठीक है, यहीं पर एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी एग्जांपल आ सकता है कि बस अगर बहुत घुमावदार रास्ते पे चल रही हो, ठीक है, बस जब बहुत घुमावदार रास्ते पे चल रही होगी तो बस जब टर्न लेती है तो बस टर्न ले लेती है, बस अपना डायरेक्शन बदल लेती है, लेकिन आप किसी एक तरफ लेफ्ट साइड या राइट साइड आप क्या करते हैं, झूलते होंगे। ऐसा महसूस आपको हुआ होगा अगर कभी आप किसी जनरली पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे रास्ते होते हैं, तो अगर कभी आप कहीं ट्रिप पे गए होंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में गए होंगे, तो ऐसा आपको महसूस हुआ होगा। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखने को मिलता है। सेम चीज आप बस की जगह बाइक बोल दीजिए सर। बाइक में क्या है, बाइक पे पीछे वाले पीछे किसी को बैठाया और एकदम से बाइक स्टार्ट कर दी, एक्सेलरेटर दे दिया, पीछे वाला आदमी पीछे ही रह गया, बाइक आगे आपके साथ जा रही है, यह इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। बाइक चल रही थी ठीक ठाक स्पीड पे, आपने ब्रेक मारा तो पीछे वाला आदमी जो है वो क्या हो गया, आगे फ्लाई करके आगे आ गया। यह क्या है सर, इनर्शिया ऑफ मोशन है। सेम चीज हॉर्स राइडिंग में हो सकती है सर। घुड़सवारी अगर करनी है, घोड़े पे बैठे हैं, घोड़ा अचानक से आगे भागने लगे, आप घोड़े से गिर करके पीछे चले जाएंगे, आप पीछे कम से कम एक झटका तो लगेगा ही लगेगा, और घोड़ा चलते चलते एकदम रुक जाए, आप आगे की ओर गिर जाएंगे, आगे की ओर एक झटका लगेगा, तो आगे की ओर झटका लगना इज इनर्शिया ऑफ मोशन, पीछे की ओर लगना इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, या तो एक एग्जाम्पल से हमने मल्टीपल चीजें समझने की कोशिश की। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। जैसे अब मान लीजिए ठंड आने वाली है तो धूप में सुखाएंगे हम कंबल और रजाइयाँ और उसको पीटेंगे हम। ठीक है, जितना गुस्सा है सब उसी पे निकाल देंगे, एक लाठी लेकर के उसे खूब पीटेंगे। ठीक है, जब पीटेंगे तो उसमें से धूल निकलेगा। यह जो धूल निकलेगा सर, यह इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, क्योंकि आपने कंबल को पीटा, उसके अंदर जो धूल के कण थे उसे क्या हुआ, उसे नहीं पीटा, तो सर कंबल लट पड़ने पर क्या हो गया, मोशन में आ गया, लेकिन जो धूल के कण हैं वह धूल के कण क्या हो गए सर, वह धूल के कण जो है वह वहीं रेस्ट में रह गए और वो नीचे गिर गए। ठीक है, ऐसा ही सेम अगर आपको क्या करना है, ऐसा ही सेम अगर आपको पेड़ में से क्या करना है, फल तोड़ना है, तो आप जा करके पेड़ को क्या कर दें, पेड़ को पकड़ करके एकदम जोर से हिला दें, तो क्या होगा सर, आपने पेड़ को मोशन में सेट कर दिया, लेकिन वो जो फल है वो लटका हुआ है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वहीं रह जाएगा, और जिस टहनी से वो जुड़ा होगा वो बार बार मूव करेगा, तो ये टहनी शायद टूट जाएगी और वह फल नीचे गिर जाएगा। पत्थर मारना है तो पत्थर भी मार सकते हैं, लेकिन उसमें फल में डिफेक्ट आने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। ठीक है, पत्थर मारना इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं है, लेकिन पेड़ को शेक करके फल को निकालना क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ठीक है,
सेम इनर्शिया ऑफ मोशन की अगर आप बात करें तो इनर्शिया ऑफ मोशन में हमने बस का एग्जांपल देख लिया, ट्रेन का एग्जांपल देख लिया, हॉर्स राइडिंग का एग्जांपल देख लिया। कुछ एग्जांपल्स हम अलग से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का देखना चाहेंगे। जैसे कि आप देखिए बारिश के मौसम में कीचड़ में जब बाइक चला रहे हो तो बाइक से अगर मड गार्ड उसका सही से नहीं लगा हो तो बाइक के पिछले पहिए से जो है वो पिछले पहिए से मड जो है वो टेंजेंशियली फ्लो ऑफ करता है। ठीक है, टेंजेंशियली फ्लो ऑफ क्यों करता है जरा समझिएगा। ये बाइक का चक्का है और ये बाइक के चक्के पे यहां पर मड लगा है और ये मड ऐसे इस मोमेंट पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है, वो स्पर्श रेखीय है। तो जो मिट्टी है वो मिट्टी क्या होती है सर, मिट्टी पीछे की तरफ आती है। वो पीछे की तरफ क्यों आती है तो सर वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ठीक है, कभी अगर आपने ऐसा देखा हो लोग घूमते हैं गली मोहल्ले में, चक्कू छुरी तेज करा लो, ठीक है, ऐसे बोलते बोलते साइकिल पे घूमते हैं या एक अलग सा डिवाइस लेकर के चलते हैं और उनको जब आप अपने चक्कू और छुरी देंगे तो आप वहां देखेंगे कि वहां पर जब वो एक रोटर पे एक रोटेटिंग सा या तो मेटल होता है या तो रॉक होता है, एक पत्थर होता है या तो कोई मेटेलिक चीज होती है जो गोल घूमती है, उस पर आप ऐसे चक्कू रखते हैं तो जो फ्लेम्स होते हैं वो फ्लेम्स टेंजेंशियली, फ्लेम्स जो है वो क्या हो रहे हैं बाहर सीधी ओर। ऐसा नहीं है कि फ्लेम्स गोल घूम जा रहे हैं कि सर पत्थर गोल घूम रहा है तो फ्लेम्स भी जो निकल रहे हैं वो फ्लेम्स भी क्या हो गए, गोल घूम गए। ऐसा नहीं है, वो फ्लेम्स जो है वो फ्लेम्स क्या होते हैं, वो फ्लेम्स टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ होते हैं। यह भी एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा के जड़त्व का क्या है, दिशा के जड़त्व का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद आप बात करें तो सर ऐसा बोला जाता है कि कभी आप जंगल में फंस गए हो और हाथी के रेंजेस होंगे, बहुत सारे फॉरेस्ट रेंजेस हैं जहां हाथी आपको मिलता है और अगर हाथी आपको भगाने लगे, हाथी को गुस्सा आ गया और हाथी लगे कि आपके पीछे ही भाग रहा है तो आप जिगजैग मोशन में भागिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप जिगजैग मोशन में ऐसे भागिए। ठीक है, जिगजैग मोशन में ऐसे मत भागिए कि यहाँ का यही मिल रहे हैं तब तो हाथी आपको, आप ऐसे भागिए, ऐसे ऐसे भागिए। इससे क्या होगा, हाथी यहां से आपको भाग रहा था तो हाथी बहुत जल्दी क्या कर पाएगा, हाथी बहुत जल्दी बहुत ज्यादा मास होने के कारण अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा और इस कारण से शायद आप हाथी के से कुचले जाने से क्या होंगे, बच जाएंगे। सेम एग्जांपल एक छोटे लेवल पे दिया जाता है कि जब खरगोश, छोटा सा खरगोश होता है, उसे मान लीजिए कुत्ता दौड़ा रहा है तो खरगोश भी इसी चीज का इस्तेमाल करता है और वो क्या होता है और वो उसे ऐसे ऐसे जिगजैग वे में क्या करता है, जिगजैग वे में मूव करता है, जिस कारण से कुत्ते का मास ज्यादा होता है, खरगोश का मास कम होता है। तो खरगोश जो है वो बहुत आसानी से अपने डायरेक्शन को बदल सकता है, लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण कुत्ता या हाथी जो है वो अपने डायरेक्शन को नहीं बदल पा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई सर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना और इनर्शिया के बारे में जाना, जड़त्व के बारे में जाना और जड़त्व के कुछ प्रकार के बारे में जाने। अगले आगे ऐसे ही आने वाली क्लासों में हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, कुछ क्वांटिटीज हैं जैसे मोमेंटम, इम्पल्स, उनकी बात करेंगे और हम यह भी जानेंगे जिस फ्रिक्शन की हमने बात करी थी कि सर मोबाइल तो मूव कर गया था लेकिन टेबल में शायद फ्रिक्शन भी ज्यादा लग रहा था जिसके कारण टेबल आगे मूव नहीं कर पाया था, वहां हम फ्रिक्शन की भी बात करेंगे। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। जय हिंद।